दोस्तों नमस्कार। चर्चा के विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज चर्चा करूंगा नेपाल की खूनी क्रांति पर और क्या नेपाल की खूनी क्रांति पर भारत का जो विपक्ष खुश है कुछ आशाओं को लेकर, क्या संभावनाएं हैं उस पर, इस विषय पर बात करूंगा। दोस्तों फिलहाल जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं नेपाल की स्थिति बहुत गंभीर है और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने त्यागपत्र दे दिया है। इस समय नेपाल के राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच में मुठभेड़ हो रही है और खबर लिखे जाने तक, खबर जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और कुछ गोलीबारी भी हो रही है। तो खबर यह भी है कि नेपाल के विदेश मंत्री को भीड़ ने घेर कर उन्हें मारा है। नेपाल के वित्त मंत्री की भी पिटाई करी गई है। नेपाल का काठमांडू हवाई अड्डा बंद है और पूरे देश के प्रमुख शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। फिलहाल पूरे देश भर में प्रदर्शनकारियों में और पुलिस में और सशस्त्र बलों में जो मुठभेड़ हो रही है उसमें 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की सूचना है और स्थिति बहुत गंभीर है। दोस्तों ये जनता के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा या भीड़ के द्वारा कानून को हाथ में लेकर जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं ये पिछले कुछ वर्षों से भारत के आसपास घूम रहे हैं। हमने श्रीलंका में भी देखा था, उसके बाद हमने पाकिस्तान में भी देखा था, उसके बाद हमने बांग्लादेश में भी देखा था और उसके बाद हमने नेपाल में भी हम देख रहे हैं। इन सारे प्रदर्शनों के पीछे एक खास बात है, जो भीड़ है, चाहे उसने लंका के राष्ट्रपति के खिलाफ आंदोलन किया हो, चाहे उसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के विरुद्ध प्रदर्शन किया हो और चाहे बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ हुआ हो, ये सब वैचारिक रूप से हालांकि घोषित नहीं करते, उन सरकारों के खिलाफ हो रहे हैं जो सरकारें अमेरिका के विरोध में है। नेपाल की, श्रीलंका की सरकार जिसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ वो अमेरिका के विरुद्ध थी। इमरान खान रूस में जाके बैठ गए थे यूक्रेन युद्ध के समय, अमेरिका नाराज था। शेख हसीना अपनी जमीन अमेरिका को नहीं देना चाहती थी, अमेरिका नाराज था। और केपी शर्मा ओली सिर्फ हिंदू विरोधी नहीं है, सिर्फ सनातन धर्म विरोधी नहीं है, सिर्फ भारत विरोधी नहीं है, वो चीन के पपेट हैं, चीन के गुलाम हैं और अमेरिका के विरुद्ध हैं। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूं आपसे कि ये सारे प्रदर्शन ऐसा लगता है किसी एक ही ताकत के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं और वो ताकत शायद अमेरिका में बैठी हुई है। मैं इस नेपाल की खूनी क्रांति पर विशेष रूप से चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारत में कुछ लोग लगातार ये बयान दे रहे हैं कि अब भारत का नंबर है। मैंने आपसे परसों भी अपने वीडियो में कहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है मोदी की सरकार बस 6 महीने की सरकार है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि मोदी की सरकार बस 6 महीने की सरकार है। और अब जब नेपाल में खूनी क्रांति की स्थिति है, क्योंकि आज कल से भी ज्यादा स्थिति गंभीर है। अभी तक ये नहीं पता कि केपी शर्मा ओली सुरक्षित है या नहीं है। अभी यह भी नहीं पता कि नेपाल के राष्ट्रपति सुरक्षित है या नहीं है।
फिलहाल इतनी जानकारी है कि नेपाल के विदेश मंत्री और नेपाल के वित्त मंत्री भीड़ के कब्जे में है और उनको बुरी तरह पीटा गया। अनेक सरकारी भवनों को आग लगा दी गई है और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया गया। और फिलहाल जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर पे से कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा उतार दिया गया और वहां प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। दोस्तों, तत्कालिक रूप से ये खूनी क्रांति कैसे शुरू हुई? अचानक से नेपाल की सरकार ने वहां के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें इंस्टाग्राम भी शामिल था, जिसमें फेसबुक भी शामिल थी, जिसमें एक्स भी शामिल थी और कुछ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मैं यहां पर एक बात जरूर कहूंगा, फिलहाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रहने के हम लोग इतने आदी हो गए हैं कि कोई भी सरकार यदि बिना विकल्प के इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाएगी तो उसे जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। चीन के अंदर भी फेसबुक पर प्रतिबंध है, चीन के अंदर भी एक्स पर प्रतिबंध है, लेकिन उनके पास अल्टरनेट व्यवस्था है जहां लोग अपनी बात कह सकते हैं, जहां लोग अपना विरोध या अपना समर्थन कर सकते हैं। लेकिन नेपाल सरकार ने जनता को बिना विकल्प दिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया। फिलहाल आप देख रहे होंगे भारत में भी बड़ी ईमानदारी के साथ स्थिति यह है, चाहे आप दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, चाहे आप एक छोटी सी दुकान पर बैठे हैं, और चाहे आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बैठे हैं या किसी बहुत बड़े पद पर बैठे हैं, हर थोड़ी देर बाद हमारी उंगलियां मोबाइल पर चलती हैं और ये देखने के लिए एक्स पर कोई नई चीज आई क्या, व्हाट्सएप पे कोई नई चीज आई क्या, फेसबुक पे कोई नई चीज आई क्या। हम आदी हो गए, यहां तक कि जो लोग राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक नहीं है भारत के अंदर, खासतौर से महिला वर्ग, वो सब पूरे दिन इंस्टाग्राम पर अपना समय व्यतीत कर रही है। और अब आप अचानक से ये कह दें कि इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से जनता सड़कों पर तो आएगी। और ये नेपाल सरकार ने बहुत बड़ी गलती करी। और मैं ये इस बात के लिए भारत सरकार से भी कहूंगा, यदि भारत सरकार में भारत के अंदर कोई मूवमेंट होता है, कोई इस तरीके का आंदोलन होता है, तो सारे प्लेटफॉर्म्स को इनडेफिनेटली बंद कर देना, कुछ समय के लिए बंद करने में और इनडेफिनेटली बंद करने में थोड़ा फर्क है, तो ये गलत होगा। उसके बजाय इसको नियंत्रित किया जा सकता है और इसका एक अल्टरनेट भी उपलब्ध कराया जा सकता है, यदि हमें ये पता लगे कि यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देश के खिलाफ काम कर रहा है। तो यहां नेपाल सरकार ने गलती करी, लेकिन मैं इसीलिए ये क्रांति हो गई ऐसा भी नहीं है। नेपाल की जो सरकार है, ये नेपाल के नेताओं के बीच में मतभेदों की वजह से है। ये दुर्भाग्य है कि जब से नेपाल की राजशाही खत्म हुई है, नेपाल एक स्वस्थ लोकतंत्र का रूप नहीं ले पाया है। मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं, नेपाल के सारे नेता बिकाऊ हैं और वो किसी ना किसी देश की खुफिया एजेंसियों के गुलाम है, उनसे पैसे लेते हैं और उनके इशारे पर काम करते हैं। कुछ नेपाल की जनता का भी दुर्भाग्य है कि वो कभी भी एक स्वस्थ फैसला नहीं ले पाई और किसी एक दल को बहुमत नहीं दे पाई, जिसका खामियाजा नेपाल भुगत रहा। और हम देख रहे हैं पिछले काफी लंबे समय से
इस अनिश्चितता का, नेताओं की विदेशी खुफिया एजेंसियों की गुलामी का नतीजा यह है कि लंबे समय से नेपाल में वो सरकार स्थापित है जो नेपाल की जनता की इच्छा के विरुद्ध काम कर रही है, और जबकि वो नेपाल की सरकार है। और इसीलिए पिछले लगभग 1 वर्ष से नेपाल की जनता में दोबारा से राजशाही को स्थापित किए जाने की मांग की जा रही है। जहां भी नेपाल के पूर्व नरेश जा रहे हैं, भीड़ उनका स्वागत कर रही है। लोग राजशाही की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि जब राजशाही थी तो कम से कम नेपाल में एक स्थायी सरकार थी, जनता की चुनी हुई सरकार थी जो जनता के लिए काम कर रही थी। हालांकि नीतियों पर कोई मतभेद था, और राजशाही भी इसलिए गिरी क्योंकि राजशाही के अंदर कोई मतभेद हो गए थे। राज परिवार के अंदर एक खूनी क्रांति हो गई थी, और जिसमें एक राजकुमार ने ही अपने परिवार के सभी सदस्यों को, अपनी एक प्रेमिका को लेकर सबकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद वो राज परिवार नेपाल में की जनता का विश्वास खो बैठा और नेपाल से राजशाही हट गई। लेकिन पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से नेपाल के जनता राजशाही को स्थापित किए जाने की मांग कर रही है। तो नेपाल की जनता में आक्रोश लगातार पनप रहा है। अब जैसे ही कल से ये खबर आई कि नेपाल में खूनी क्रांति हो गई, नेपाल की सरकार को लगभग जनता ने अपने कब्जे में ले लिया है, या मैं ये कह दूं उन्हें सत्ता से हटा दिया है, और सत्ता को जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। भारत में जो मोदी विरोधी विपक्ष है वो बेहद उत्साहित है, और यह उत्साहित होने का कारण भी है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। निश्चित रूप से अब उनकी ये उम्मीदें बंधी हैं कि जब अराजकता श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश से होकर नेपाल तक आई गई है, तो अब ये भारत के अंदर भी प्रवेश कर जाएगी। और उन्हें पूरी उम्मीद है कि भारत में भी वो स्थिति पैदा हो जाएगी कि भारत की जनता देश के तमाम प्रमुख शहरों के सड़कों पर आएगी और शायद सरकार को अपने हाथों में ले लेगी। लेकिन यहां पर मैं कुछ प्रश्न जरूर उठाना चाहूंगा। नेपाल की और भारत की परिस्थितियों में बहुत फर्क है। पिछले काफी वर्षों से नेपाल की में वो सरकार बनी हुई है जिसको जनता का बहुमत नहीं है, लेकिन भारत में वो सरकार बनी हुई है जिसको जनता ने चुना है, जिसको जनता का बहुमत है, जिसको जनता का विश्वास हासिल है, जिसको जनता का प्यार और जनता का स्नेह शामिल है। लेकिन नेपाल की सरकार को यह सब कुछ हासिल नहीं था। नेपाल में अभी तक जो सरकारें बनी है वो जोड़ तोड़ से बनी है, उन्हें जनता ने स्पष्ट बहुमत नहीं दिया है। लेकिन भारत में जनता ने 2014 से मोदी की सरकार को स्पष्ट बहुमत दिया है। जनता ने खुद कहा है कि भाजपा आओ और सरकार बनाओ। जनता ने खुद कहा है कि मोदी आप आओ, सिंहासन पर बैठो और सरकार बनाओ। लेकिन नेपाल में जनता ने केपी शर्मा को यह मैंडेट नहीं दिया कि आप आओ और नेपाल की सरकार बनाओ। केपी शर्मा जोड़ तोड़ के कारण नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, 2024 में भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, लेकिन जो एनडीए चुनाव में गया, जिस एनडीए ने चुनाव से पहले गठबंधन हुआ, सीटों का बंटवारा करा, जनता ने उसको स्पष्ट बहुमत दिया है। तो इसलिए मैं एक बात जरूर कहूंगा
कि नेपाल में वो सरकार थी जो जनता का विश्वास जिसे हासिल नहीं था, इसलिए जनता सड़कों पर आ गई। लेकिन भारत में वो सरकार है जिसको जनता का बहुमत हासिल है, जिसे जनता ने कहा है कि तुम हमारे ऊपर शासन करो। इसलिए मुझे लगता है भारत में ये परिस्थितियां पैदा नहीं होंगी। दूसरी बात, मैं कुछ और तथ्यों की ओर आपको लेकर चलना चाहता हूं। केपी शर्मा ओली एक वामपंथी प्रधानमंत्री है। केपी शर्मा ओली एक भारत विरोधी प्रधानमंत्री है। वो जितने अमेरिका विरोधी हैं उससे कहीं ज्यादा भारत विरोधी प्रधानमंत्री है। इसलिए इसका मतलब यह हो गया कि नेपाल में जो जनता नेपाल की सड़कों पर उतरी है, हो सकता है वो भारत समर्थक हो, वो भारत से अच्छे संबंधों की मांग करना चाहती हो। हालांकि अभी भविष्य के गर्भ में है ये सब कुछ बातें, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि वो उस प्रधानमंत्री के खिलाफ सड़कों पर आई है जो प्रधानमंत्री भारत के खिलाफ है। दूसरी बात, फिलहाल नेपाल के राष्ट्रपति और नेपाल के प्रधानमंत्री दोनों भारत विरोधी थे और जनता का गुस्सा इन्हीं के ऊपर उतरा है। दोस्तों, इसके अलावा हालांकि नेपाल के तमाम शहरों पर इस समय हिंसा हो रही है। नेपाल में लगातार खूनी क्रांति हो रही है, सेना में प्रदर्शनकारियों में संघर्ष हो रहा है। भारत में विपक्ष की तमाम मांगों के बावजूद, विपक्ष के तमाम प्रयासों के बावजूद जनता अभी तक कहीं जनता में क्रोध का स्वर नहीं दिखाई दे रहा। अभी बिहार में राहुल गांधी ने बहुत यात्राएं निकाली। यदि भारत में जन आक्रोश दिखाई दे रहा होता तो हमें उसके संकेत बिहार से मिल जाते। लेकिन बिहार के चुनाव में, बिहार में अभी जो राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, उसमें हमने कुछ खास बात देखी। जहां राहुल गांधी का प्रधानमंत्री कार्यक्रम हो रहा था, जनता वहां जाने को तैयार नहीं थी। नतीजा ये था, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता उस रैली से पहले के जो रास्ते थे, उन रास्तों पर गाड़ियों में रुपए भरकर, कपड़े भरकर और दुनिया भर का सामान भरकर भीड़ को बांट रहे थे और लोगों से अनुरोध कर रहे थे कि राहुल जी आने वाले हैं, आप यात्रा स्थल पर, सभा स्थल पर पहुंच जाओ और राहुल जी को सुन लो। यदि जनता में आक्रोश होता तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जनता को ये कपड़े, कंबल, रुपए, जरूरत के सामान नहीं बांटनी पड़ती। नेपाल की जो जनता सड़कों पर आई है वो किसी की कंबल देने से, कपड़े देने से, रुपए देने से नहीं आई है, वो खुद आई है। आक्रोश जनता खुद व्यक्त करती है। लेकिन भारत में राहुल गांधी को अभी भी अपनी यात्राओं में लोगों को रुपए देकर, लालच देकर, पैसा देकर बुलाना पड़ रहा है। इसलिए भारत में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी। यही नहीं, जब अनेक यूट्यूबर्स ने, अनेक पत्रकारों ने राहुल गांधी की सभा में जो भीड़ आई थी उसमें महिलाओं से बात करी, उसमें लड़कियों से बात करी, उसमें युवाओं से बात करी। मैं यदि कुछ जातिगत युवाओं को जरूर छोड़ूंगा जो जातियों से बंधे हैं, लेकिन जो कॉमन मैन था या उनसे बात हुई। हालांकि वो कुछ रुपए लेकर, कुछ सामान लेकर राहुल गांधी की सभाओं में आए, लेकिन उन महिलाओं ने, उन लड़कियों ने, उन लड़कों ने, उन बुजुर्गों ने
उन यूट्यूबर्स से और उन पत्रकारों से साफ कहा, जब उन्होंने पूछा वोट किसको दोगे, उन्होंने कहा किसको देना है, एक ही तो व्यक्ति है जिसको देना है, ये कौन है, बोला एक ही तो है, कौन है, उन्होंने कहा मोदी है। किसकी सरकार बनवाओगे, मोदी की सरकार बनवाओगे। तो सोचिए कि जहां राहुल गांधी की सभा में आने वाले लोग राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद भी ये कह रहे हो कि हम नीतीश कुमार की सरकार बनवाएंगे, कि हम मोदी की सरकार बनवाएंगे, कि हम भाजपा की सरकार बनवाएंगे, वहां दोस्तों नेपाल जैसी खूनी क्रांति होगी, मुझे तो इसमें शक है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि नेपाल में केपी शर्मा, जिस केपी शर्मा ओली के खिलाफ ये जनता सड़कों पर आई है, वो हिंदू धर्म विरोधी है, वो हिंदू विरोधी है। केपी शर्मा हिंदू विरोधी है। इसका मतलब क्या है कि जनता हिंदू विरोधी नेताओं के खिलाफ सड़कों पर आई है। लेकिन भारत के अंदर मोदी सरकार, एनडीए सरकार हिंदू समर्थक सरकार है, हिंदुत्व समर्थक सरकार है। और भारत में अभी भी 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं जो अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म के प्रति समर्पित सरकार को बचाने के लिए किसी भी समय सड़कों पर आ सकते हैं। ऐसे में यदि भारत में हिंदू धर्म विरोधी सरकार, कोई भीड़ हिंदुत्व समर्थक सरकार को उखाड़ने के लिए सड़कों पर आती भी है, तो उसे 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि नेपाल में आप ये मान कर चलिए हिंदुत्व समर्थक जनता सड़कों पर आई है और हिंदुत्व विरोधी सरकार को उखाड़ने के लिए आई है। भारत में हिंदुत्व समर्थक सरकार पहले से ही है, इसलिए हिंदुत्व समर्थक जनता को सड़कों पर आने की जरूरत नहीं है। जिस केपी शर्मा के खिलाफ जनता सड़कों पर आई है, वो केपी शर्मा राम मंदिर के खिलाफ था। और भारत में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पूरी कांग्रेस पार्टी और संपूर्ण विपक्ष राम मंदिर विरोधी है। और वो पहले से ही जनता ने चुनाव के द्वारा विपक्ष में बैठाया हुआ है, इसलिए जनता को उसे उखाड़ने के लिए सड़कों पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इसी केपी शर्मा ओली ने भगवान राम के जन्म का विरोध किया था। इसी केपी शर्मा ओली ने, जिसको भीड़ ने मारा है, जिसके निवास को लोगों ने आग लगा दी है, फूंक दिया है, जिसका विदेश मंत्री, जिसका वित्त मंत्री जनता से पिट रहा है और जिसके कैबिनेट मंत्री के तमाम कैबिनेट के मंत्रियों को जनता ने बंद बना रखा है, ये भगवान राम का विरोधी है। इसने कहा था भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ ही नहीं था और इसने भ्रमित करना चाहा। जनता सबक सिखा रही है, राम विरोधियों को अदृश्य ताकत सबक सिखा रही है। और राम समर्थक सरकार तो भारत में बैठी ही है, इसलिए भारत में राम समर्थक ताकतों को सड़कों पर आने की जरूरत नहीं है। नेपाल के अंदर भी ये राम समर्थक जनता है जो सड़कों पर है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा विपक्ष के दोस्तों, उत्साहित मत हो। यही नहीं, नेपाल की जनता गोरखनाथ पीठ को बहुत ज्यादा मानती है। कौन सी गोरखनाथ पीठ? वही गोरखनाथ पीठ जो गोरखपुर में स्थित है। और जिस गोरखपुर पीठ के
मठाधीश, उत्तर प्रदेश के अब तक के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। और नेपाल की यह सरकार, केपी शर्मा की सरकार, गोरखनाथ पीठ का विरोध करती है। गोरखनाथ पीठ के विरोधियों को जनता सबक सिखा रही है। और भारत में चाहे दिल्ली हो चाहे लखनऊ हो, पहले से ही गोरखनाथ पीठ समर्थक सरकार है। इसलिए विरोधियों, आप उत्साहित मत हो। दोस्तों, सिर्फ इतना ही पाप नहीं करे केपी शर्मा ओली ने। आपको पता होगा भारत की सेना में नेपाली युवाओं की लंबे समय से भर्ती होती रही है। भारत सरकार ने जब अग्निवीर योजना का शुभारंभ किया और यह प्रयास किया कि नेपाल के अंदर भी सेना के कैंप लगे, तो इस केपी शर्मा ओली ने भारत की सेना के कैंप नहीं लगने दिए और नेपाल के युवाओं को अग्निवीरों के रूप में भारतीय सेना में चयनित नहीं होने दिया। उसका परिणाम आज ये केपी शर्मा ओली भुगत रहा। भारत में तो पहले से ही अग्निवीर समर्थक सरकार मौजूद है। इस केपी शर्मा ओली ने नेपाल के युवाओं से यह कहा कि तुम ब्रिटेन की सेना में तो शामिल हो जाओ, लेकिन भारत की सेना में शामिल मत हो। तो दोस्तों, विपक्ष के नेताओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नेपाल में जो क्रांति हो रही है, ये भारत विरोधी सरकार के खिलाफ हो रही है। इस केपी शर्मा ओली ने यूक्रेन की ओर से लड़ने के लिए नेपाल के युवाओं को भेजा और फिलहाल के सूचनाओं के मुताबिक 3000 से लेकर 10,000 नेपाली युवा यूक्रेन की ओर से लड़ते हुए मारे गए हैं। यानी कि फिर मैं ये कहूंगा कि ये रूस की भी विरोधी है और फिलहाल रूस भारत का दोस्त है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत के विरोध में, भारत के बगल में जो अराजकता हो रही है, जो भीड़ सड़कों पर हो रही है, वो भारत विरोधी, भगवान विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी और राम विरोधी ताकतों को सबक सिखा रही है। तो दोस्तों, भारत के विपक्षी नेताओं, आपको सावधान रहने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो जिस तरीके से आप भारत में कभी भगवान राम का अपमान करते हो, कभी आप सनातन का अपमान करते हो, कभी आप हिंदुओं को गालियां देते हो, कभी आप हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये भीड़ दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर या यूपीए के दफ्तरों को घेर ले और जिस तरीके से काठमांडू और नेपाल के शहरों में हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, भगवान विरोधी, राम विरोधी और भारत विरोधी ताकतों को सबक सिखा रही है, कहीं भारत में ये भीड़ आपका पीछा ना कर ले। दोस्तों, ये सरकार केपी शर्मा की सरकार चीन समर्थक सरकार थी और चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ रोज रोज बयान कर देती थी। और हालत ये थी कि इसने भारत के उत्तराखंड के भी अनेक इलाकों पर नेपाल का कब्जा, नेपाल का अधिकार होने का दावा करा था चीन के इशारे पर। तो फिर यह कहूंगा कि भारत के उत्तराखंड पर गलत निगाह जमाने वाली, भारत के खिलाफ वाली इस केपी सरकार को सबक सिखाया जा रहा है। यही नहीं, केपी शर्मा ओली ने नेपाल के अंदर इस्लामिक ताकतों को सरकारी मदद प्रदान करी और हिंदू समर्थक ताकतों के खिलाफ सरकारी मशीनरी को सक्रिय कर दिया।
और नेपाल का पिछले काफी समय से इस्लामीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। ये इस सरकार को हटाने के लिए नेपाल की जनता आई है। और सिर्फ यही नहीं, इस सरकार में कितना बड़ा पाप हुआ है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो। नेपाल में पिछले 10 सालों से एक राज्य का एक मुख्यमंत्री एक व्यक्ति बना हुआ था। वो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी था। वो मूल रूप से एक मुस्लिम है, लेकिन उसने नेपाल में जाकर अपना नाम छिपाया, अपना हिंदू नाम रखा और इस सरकार के सहयोग से पिछले 10 वर्ष से वो नेपाल के हिंदुओं को धोखा देकर वहां का मुख्यमंत्री बना रहा। जनता उसको सबक सिखा रही है, जनता उसके समर्थक सरकार को, नेताओं को सबक सिखा रही है। तो दोस्तों, भारत में जो विपक्ष के नेता अब ये सोच रहे हैं कि लंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, अब दिल्ली का नंबर है, तो मैं आपसे एक बात कहूंगा, हालांकि आपका उत्साह होना आपका हक है, आपका अधिकार है, लेकिन नेपाल की जो जनता सड़कों पर आई है, आज की तारीख में मुझे ये लगता है वो हिंदुत्व विरोधी ताकतों को सबक सिखा रही है, वो राम विरोधी ताकतों को सबक सिखा रही है, वो भगवान विरोधी ताकतों को सबक सिखा रही है। जो नेपाल में हिंदुओं के विरोध में काम करने वाली ताकतों को सबक सिखा रही है, जो नेपाल का इस्लामीकरण करने वाली सरकार को सबक सिखा रही है, तो कहीं ऐसा ना हो भारत में भी कोई ऐसी भीड़ सड़कों पर आ जाए और आपकी उम्मीदों के विपरीत वो आपके घरों को घेर ले, आपके दफ्तरों को घेर ले। सावधान, आपको भी रहने की जरूरत है। हालांकि मैं ये बात जरूर कहूंगा कि मैं इस तरीके के प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करता, ऐसे खूनी प्रदर्शनों का, ऐसी अराजकता का समर्थन नहीं करता। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमें वोटों के आधार पर ही अपनी सरकार को चुनने का अधिकार है और हमारे यहाँ एक प्रॉपर सिस्टम है। यदि कोई सरकार हमें पसंद नहीं है उसे हम हटा देते हैं। तो नेपाल की जनता से भी मैं ये कहूंगा कि ऐसी अराजकता के दौर से बाहर आओ। फिलहाल नेपाल की स्थिति गंभीर है और अभी कुछ भी पता नहीं है कि ये हालात किस ओर जाएंगे। ये भी हो सकता है नेपाल में राजशाही स्थापित हो जाए, यह भी हो सकता है कि कोई जनता के बीच में अमेरिकी समर्थक सरकार हो जाए, यह भी हो सकता है कि वहां कोई भारत समर्थक सरकार बन जाए, और यह भी हो सकता है कि हम सब की उम्मीदों के विपरीत कोई और सरकार बन जाए। हमें सतर्क रहने की जरूरत है। भारत के विपक्ष को उत्साहित होने का पूरा अधिकार है, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि भारत में सरकार के साथ साथ विपक्ष को भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि नेपाल की क्रांति हिंदू विरोधी ताकतों को सबक सिखा रही है। कहीं ऐसा ना हो भारत में भी भारत के विपक्ष ने हिंदू विरोध, राम विरोध, भगवान विरोध, देवी देवताओं के विरोध की राजनीति को अपना रखा है। कहीं जनता आपके खिलाफ सड़कों पर न उतर आए। दोस्तों, चर्चा के विषय में आज की चर्चा यहीं तक। फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर बात करूंगा। तब तक के लिए चलते चलते आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।